हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या कहे तो ऐसा क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अधिकतर या सभी के दिमाग में रहता है, और वो है कि सिविल केस कब तक चलता है, कितना लंबा चलता है। पता तो सभी को है कि लंबा चलता है, लेकिन कितना लंबा ये चलता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हम कारण भी जानेंगे कि ये डिले क्यों होता है, साथ ही साथ में एक टाइमलाइन भी मैं देने की कोशिश करूंगी कि ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो सिविल केस है वो कितना समय तक वो चलता है। और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज का जो वीडियो, ये मेरा जो 23 साल का जो एक्सपीरियंस है कोर्ट्स का एज ए लॉयर, उसके उस एक्सपीरियंस के बेसिस में बताने वाली हूँ। हर एक एक्सपीरियंस अलग होता है, तो लेकिन मेरा ये जो वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम जानना चाहेंगे कि रीज़न डिले तो होता है, हम सबको ही पता है, हम टाइमलाइन पे भी आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है कि डिले होता क्यों है, क्यों इतना लंबा सिविल केसेस चलता है। तो इस डिले के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण और मुख्य कारण ये होता है कि जो हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, इसमें जो प्रोसेस जो दिए गए हैं एक सिविल सूट के स्टार्ट होने से लेके उसका एंड तक, चाहे वो एंड में मैं अपील की ही बात क्यों ना करूं, ये सारे प्रोसेस बहुत ही लेंदी होते हैं। लेंदी इन द सेंस बहुत सारे स्टेप्स इसके होते हैं। आप जब सारा स्टेप्स कंप्लीट करोगे तभी जाकर आपका सिविल सूट कंप्लीट होगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक स्टेप आपने सिविल सूट आपने फाइल कर दिया, दूसरे पार्टी ने आके अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया और हियरिंग हुई और मैटर खत्म हो गया 4 डेट्स में। कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है सिविल सूट में, क्योंकि इसके जो स्टेप्स जो होते हैं, इसके जो प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। और प्रोसेस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ऊपर मैं ऊपर के बटन में भी डाल दूंगी। तो बहुत डिटेल में उसमें मैंने समझाया हुआ है कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं एक सिविल सूट में और कितना समय उसमें लगता है और क्या क्या होता है उस प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे मेन कारण जो होता है ये अपना सिविल प्रोसेस है, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इसको फॉलो करना है। अगर आप सीढ़ी के नीचे और ऊपर पहुंचना चाहते हो तब जंप करके पहुंचोगे तो आपका घुटना टूटेगा। आपको एक एक स्टेप चढ़ के ही जाना होता है, इसमें इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं होता है। ये तो आपका पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है मिस्टेक वाइल फॉलोइंग द प्रोसेस। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है जहाँ पे सिविल सूट का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। हम जब ऑर्डर 6 की बात करते हैं जहाँ पे कैसे प्लेंट को बनाना है, या ऑर्डर 8 की हम बात करते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए। अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं इसमें बनाते वक्त, खासकर इसमें मैं बोलूँगी तो ये वकीलों की वजह से हो सकता है, क्योंकि एक आम आदमी को तो पता नहीं होता है कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से करना होता है। तो अगर प्रोसेस की जानकारी सही तरीके से नहीं होती है कि मुझे प्लेंट बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान डालना चाहिए, या सिविल सूट फाइल करते वक्त मुझे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए एज पर दी CPC, या WS बनाते वक्त या काउंटर क्लेम बनाते वक्त मुझे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, अगर वो बातें आप नहीं ध्यान देते हो और कोर्ट उसको पॉइंट आउट करता है कि नहीं यहाँ पे तो आपने नहीं किया है, आप इस चीज़ को आप ठीक करो, तो ठीक करने के लिए वो टाइम दिया जाता है, राइट। और उसको फिर उस टाइमलाइन के अंदर में आपको ठीक करना होता है। और ये कभी नहीं होता है कि एक डेट दिया आप उसी डेट में ठीक कर दिया, कभी नहीं होता। यूजुअली 2 या 3 डेट लग जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है केस के लंबा चलने में, जहाँ पे प्रोसेस को जानकारी की कमी होने के कारण या एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण में ठीक तरह से नहीं लिया गया है, और कोर्ट फिर टाइम देता है, और वो वही टाइम आपका सिविल सूट को लेंथी करने में भी अपना एक बहुत मुख्य भूमिका निभा लेता है। इसके बाद हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न बहुत बड़ा कारण होता है। मतलब कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन का रीज़न भी हो जाता है, जहाँ पे कोर्ट में बिना कोई रीज़न का छुट्टी हो गया है। रीज़न तो बिना कोई रीज़न बोलना तो गलत बात होता है, जो रीज़न से छुट्टी हो जाता है, स्ट्राइक हो गई, केसेस नहीं चल रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है जज साहब की, ऊपर से कोई मीटिंग के लिए कॉल फॉर हो गया है, उनको जाना पड़ेगा, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते, भैया प्रोटोकॉल है, फॉलो करना पड़ता है। जज साहब बीमार होकर उन्होंने छुट्टी ली है, या जज साहब ने छुट्टी ली है कोई भी कारणवश से, आपके वकील ने ही छुट्टी ले ली है, वो बीमार होंगे या कोई भी, तो ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो जाते हैं जहां पर आपका केस नहीं चल पाता, उस दिन आपकी डेट पड़ जाती है। और ये बहुत बार होता है कि कोर्ट का वैकेशन पड़ गया। कोर्ट का वैकेशन में तो चलिए कोई डेट होती नहीं है, लेकिन बीच में कोई कारण से एक छुट्टी डिक्लेयर हो गया, या फिर गवर्नमेंट ने ही डिक्लेयर कर दिया कोई कारण की वजह से। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ तो बातों बातों पे छुट्टी हो जाती है कि ज़्यादा बारिश हुआ तो छुट्टी, ज़्यादा गर्मी हुआ तो छुट्टी, ज़्यादा मतलब ठंड पड़ गई तो छुट्टी हो जाता है। मतलब स्कूल का तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल रहता है, लेकिन कोर्ट्स में भी इसका कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव
रीजंस की वजह पे भी छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है और इस पर किसी का कोई कंट्रोल होता नहीं है, ठीक है। तो बट ये एक भी रीज़न हो जाता है जहाँ पे डेट्स बढ़ जाती है, और डेट्स बढ़ी है तो ऑब्वियसली वो फिर आगे बढ़ता जाता है। इसमें मुझे याद है, एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मतलब मुझे लगता है कि वो जो क्लाइंट्स का भी जो किस्मत होता है ना, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा एक क्लाइंट था जिसका मतलब क्या ही बोलूँ, वो बेचारा बहुत सही आदमी था, लेकिन जो भी डेट उसकी पड़ती थी ना, उस डेट पे या तो कभी जज ने छुट्टी ले ली, या फिर जज बीमार हो गया, या फिर कोर्ट की स्ट्राइक। मतलब 3 डेट से बेचारे का ना लगातार, मतलब मैं प्रेजेंट हूँ, दूसरा पार्टी प्रेजेंट है, वो बंदा प्रेजेंट है, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। हमारा हाथ बंधा हुआ, हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ में। तो वहाँ पे बहुत बुरा लगता है। और हमने जो डेट अब करवाई थी कि नहीं इसका जल्दी करा के करते, वही डेट पे कुछ गड़बड़ होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है किस्मत का भी थोड़ा सा चक्कर रहता है इसमें। ये तो मैंने फील किया है, ये हुआ है 2-3 केसेस में। अब हम आ जाते हैं लॉयर कंडक्ट्स। देखिए, लॉयर का कंडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सारा जो रीज़न होता है ना डिले का, लॉयर के ऊपर में ही डाल देते हैं, लेकिन लॉयर भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम है ना। तो ये जब हम ऊपर से आपको बताया कि सिस्टम में कहाँ से आपकी डेट पड़ सकती है, तो उसमें लॉयर इज वन ऑफ द रीज़न, नॉट सभी रीज़न उसी की वजह से नहीं होती, ही इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑल्सो जहाँ से डिले हो जाती है। अगर लॉयर प्रिपेयर नहीं है अपने केसेस में, तो ऑब्वियसली वो डेट लेगा ही लेगा। उसको पता है वो प्रिपेयर नहीं है, केस कर दिया तो मुसीबत हो सकती है आगे जाए केस में, तो वो डेट ले जाते हैं। कभी कभी कुछ लॉयर का टैक्टिस ही होता है कि चलो हम डेट लेते चले इस केस में, क्लाइंट से डेट का हम फीस लेते चलते हैं। वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से वो केस में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ये भी कारण होते हैं जहाँ पे लॉयर की जो कंडक्ट होती है उसके वजह से केस में डिले होता है। तो इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो, उसका आप ये रहता है कि आप अपने डेट का ध्यान रखिएगा कि आपका कौन सा डेट है। लॉयर को आप बाकायदा बोले कि आप कोर्ट आओगे, आपको लग रहा है कि 1-2 डेट से आपके लॉयर साहब डेट ले रहे हैं, तो आप कोर्ट पहुंचिए ना अपने डेट के केस में। तो वो एक तरह से थोड़े से बंद हो जाएगी कि इसमें मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो ये एक तरह का टैक्टिक्स होता है जो आप अपना सकते हो। अब हम आ जाते हैं आप लोगों के बारे में क्लाइंट का कंडक्ट। क्लाइंट का कंडक्ट भी बहुत बार कारण हो जाता है केस का डिले होने का। लॉयर साहब ने बोला कि भैया आपकी गवाही है, आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने बोला था वो लेकर आइए, आप लाके दे ही नहीं रहे हो उस डॉक्यूमेंट्स को। और लॉयर को भी पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसके बिना आप केस को वो आगे नहीं बढ़ा सकता है, पर आप लाके टाइम से डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मांगा गया जो आप ही लाके कर सकते हो, वकील नहीं कर सकता है, आप वो चीज़ आप लाके नहीं दे रहे हो। यहाँ पे मैं फीस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही हूँ या कोई एड्रेस की बात कर रही हूँ, वो आप अपने तरीके से नहीं करो तो ऑब्वियसली वकील को डेट लेना पड़ता है। कुछ लॉयर वकील मतलब जो क्लाइंट्स ही ऐसे होते हैं कि इतने डील, मतलब वो बहुत ही चिल टाइप के होते हैं। चिल टाइप के मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको वकील कॉल करके बोलते रहते हैं कि भैया आपका डेट है, आप प्लीज़ आइए, हमें बताइए कि आगे क्या करना है। मतलब हमें इंस्ट्रक्शन तो चाहिए होता है हर एक वकील को कि केस प्रोसीड करना है, कैसे करना है, लेकिन क्लाइंट कभी कभी रिस्पांस नहीं देते हैं और अचानक से 6-8 महीने के बाद जागते और बोलते हैं कि आपने तो इतना टाइम ले लिया। तो क्लाइंट का कंडक्ट भी बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कभी कभी कि वो केस में डिले होता है। तो ये रीजंस है जहाँ जिसकी वजह से केस में डिले होता है। तो आप देखिए आपका कौन सा रीज़न हो रहा है जहाँ पे आपकी डिले हो रही है। मैं एक वीडियो के साथ में आऊँगी जहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगी कि अपना केस को आप जल्दी कैसे खत्म कर सकते हो। वो एक अलग तरह का वीडियो होगा, उसमें डिटेलिंग होगा। आज की वीडियो में बस हम टाइमलाइन के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं कि लोअर कोर्ट मतलब ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी सिविल केस के चलने में कितना टाइम लगता है। देखिए, ट्रायल कोर्ट मतलब होता है जो आपका, या मुंसिफ कोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, या फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन की बात हो जाती है, ये से हम ट्रायल कोर्ट कहा जाता है ना। ट्रायल कोर्ट उसे बोला जाता है जहाँ पे गवाहियाँ होती है, उसे ही ट्रायल कोर्ट बोला जाता है। ये कभी कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैट्रिमोनियल सूट की बात करें वो भी तो सिविल सूट है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है ना। तो लेकिन क्योंकि जो भी कोर्ट में गवाहियाँ होती है, जिस केस में गवाहियाँ होती है और जो कोर्ट उसे कंडक्ट करता है, उस कोर्ट को ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जो ट्रायल कोर्ट होता है यहीं पे सबसे ज़्यादा समय लगता है सिविल सूट को ख़त्म होने में। और ये कोई भी तरह का सिविल सूट हो सकता है, आपका टाइटल सूट हो सकता है, पार्टीशन का सूट हो सकता है, मैट्रिमोनियल सूट हो सकता है, एडवर्स पोजीशन का सूट हो सकता है, मतलब मनी सूट हो सकता है, कोई भी तरह का सूट जो हो सकता है वो आपका ट्रायल कोर्ट में होता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, रीजंस ऑफ डिले, प्रोसेस, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को सारे प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं, सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ता है, इसीलिए सबसे लंबा समय लगता है। तो भी कितना लंबा समय तय लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया है, कोई गड़बड़ नहीं की है अपने पिटीशन ड्राफ्ट करने में, और आपने बेफायदा का कोई पिटीशंस वगैरह नहीं फाइल कर, एकदम
तरीके से अगर आपने अपने केस को चलाया है तो भी मिनिमम टू मिनिमम 10 साल का समय तो लगता ही लगता है। और ये अपने खुद के एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद के केस के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जहाँ पे हमने वो मेरा खुद का पर्सनल केस था बेसिकली, मैं अगर बोलूँ तो, जहाँ पे हमने टू द टी ये क्या था कि इसमें हमें कोई भी कीमत में फालतू का डेट्स नहीं होने देना है, और वहाँ पे हमने 10 साल में वो केस ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट में मिनिमम टू मिनिमम आपका 10 साल लग सकता है, उसे जल्दी भी ख़त्म करा सकते हैं। वो क्या टिप्स है वो हमें अलग अलग वीडियो में आऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट में जैसे ट्रायल कोर्ट हो गया, वहाँ से जो केस जीता है या जो केस आ रहा है वो ऊपर में अपील करता है। जो अपीलेट कोर्ट होता है वो तो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, या फिर सीनियर डिवीजन कोर्ट हो सकता है, या हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका टेरिटोरियल जुडिक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपका नहीं, टेरिटोरियल जुडिक्शन पर नहीं डिपेंड करता है, ये आपका वैल्यूएशन के ऊपर में ये डिपेंड करता है। यहाँ पे जो अपीलेट कोर्ट की जो बात आती है वो 3 साल से लेके 5 साल का वक्त लगता है। जी हाँ, अपीलेट कोर्ट में भी टाइम लगता है हियरिंग खत्म होने। मैंने 3 से 5 साल जो आपको बताया है ये आपको लॉन्गेस्ट बताया है, मतलब 5 साल से ज़्यादा मैंने कभी किसी भी अपील को चलते हुए नहीं देखा, उससे पहले ही ये खत्म हो जाता है। मतलब 3 साल के अंदर आप समझो यूजुअली खत्म हो जाता है। फिर भी वर्स्ट के सिनेरियो को अगर पकड़ के भी चलो तो वो 5 साल के अंदर वो अपीलेट कोर्ट में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जीक्यूशन केस के। एग्जीक्यूशन केस का बहुत सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, जहाँ पे बहुत क्लियरली कट बोला गया कि एग्जीक्यूशन केस को आप 1 साल में ही ख़त्म करो। ठीक है, लेकिन देखिए जजमेंट आ जाता है, डायरेक्शंस आ जाते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप होना उतना ईजी नहीं होता है। फिर भी अगर हम पकड़ के चले, सब कुछ सही तरीके से अगर चल भी जा रहा है, तो मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर से 3 ईयर्स का टाइम लगता है एक एग्जीक्यूशन केसेस में, उसे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर उसे ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो आपको उस पर ऑब्वियसली ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तभी इतना लंबा टाइम लग रहा है। अदरवाइज 1 to 3 ईयर्स का टाइम बहुत ही सफिशिएंट होता है आपका एग्जीक्यूशन केस को ख़त्म होने में, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। दूसरे पार्टी को समन सर्विस होती है, दूसरा पार्टी कोर्ट में आता है, वो अपना जो रिटर्न ऑब्जेक्शन होता है वो देता है, और उसके बाद हियरिंग ही होती है ना, उससे ज़्यादा कुछ होती नहीं है। हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी उसमें आ जाती है जिसका इंटरेस्ट उसमें इफेक्ट हो गया है, वहाँ पे बात अलग हो जाती है। लेकिन एग्जीक्यूशन केस की जो प्रोसीडिंग जो होती है उसमें 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब ये 3 से 4 स्टेप्स के लिए कितना ही कोई डेट ले सकता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। ये बात दोनों ही अपीलेट कोर्ट और एग्जीक्यूशन कोर्ट के प्रोसेस के बारे में आता है। इसके बारे में बात करती हूँ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी एक अपीलेट कोर्ट ही होता है। तो हाई कोर्ट का भी मैंने वर्स्ट एक सिनेरियो करके रखा है 2 ईयर्स, बट ये उससे पहले ही ये आपने जो किया, क्योंकि इसमें कुछ है ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ हियरिंग ही होती है, और ये 2 साल के भीतर में होकर ही ख़त्म हो जाता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का मैंने यहाँ पर टाइमलाइन नहीं डाला है। रीज़न उसका ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं, एक तो बहुत हाईएस्ट नंबर ऑफ वहाँ पे केसेस फाइल होते हैं, या तो आपकी केस पहली हियरिंग में ख़त्म हो जाएगी, एक्सेप्ट वह आपने जो मांगा वो आपको मिल जाता है, या एडमिट ही नहीं होता है। वहाँ पे आप 80 to 90% केसेस एडमिट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहीं पर डिसमिस हो जाता है। और अगर आपका केस वो 10% कैटेगरी में आ गया जो एडमिट हो गया है, तो आपको उसी वक्त कुछ ना कुछ रिलीफ स्टे या जो होता है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद में 2 से 3 हियरिंग ही लगती है केस ख़त्म होने में। अब ये 2 से 3 हियरिंग का जो टाइम, जो डेट आपको जो मिलता है, वो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है उसके ऊपर में ये डिपेंड करता है। अगर ईयर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 से 4 हियरिंग में ये आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। और 2 से 4 हियरिंग की जो डेट्स आपको पड़ने वाली है, या तो आपको 6 महीने में एक डेट मिल सकती है, या आपको 3 महीने में भी मिल सकती है। ये जो जजेस का जो रोस्टर उस पर डिपेंड करता है, कितने मैटर्स पेंडिंग उस पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर एक टाइमलाइन अगर हम बोले तो कम से कम इस पर 3 साल का वक्त मिनिमम मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, उस पर ये लगता है। यूजली उससे पहले ही ये ख़त्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है एक्चुअली में। तो ये रहा वो टाइमलाइन जहाँ पे आप एक आइडिया लेके चल सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इसमें कि कैसे हम अपने केसेस को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक नए वीडियो के साथ में आऊँगी। अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको चाहिए, तभी मैं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में भी मेहनत लगता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।